Myself Harshit Kumar Pandey, and in this video we will discuss about class 12 physics chapter moving charge and magnetism। यानी इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को कवर कर रहे हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बायो सीवर्ट लॉ और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसकी इम्पॉर्टेंट जैसे कि वैल्यू होती है, जैसे कि एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइट के लिए, करंट कैरिंग वायर के लिए इनफाइनाइट का मैग्नेटिक फील्ड का क्या वैल्यू होता है, उसी तरह उसका जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका क्या, आज का जो टॉपिक है वो है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखिए, एक प्रकार का ये अल्टरनेट मेथड है। क्या है? एक प्रकार का अल्टरनेट मेथड है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। यानी अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करें तो क्या है, एक प्रकार का ये दिस इज ए टाइप ऑफ अल्टरनेट मेथड, एक प्रकार का अल्टरनेट मेथड है, यानी एक प्रकार का अल्टरनेट मेथड है। यानी ये जो मेथड है ये अल्टरनेट विधि है, यानी इससे आप जल्दी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये एक प्रकार का अल्टरनेट मेथड है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को फाइंड करने का एक प्रकार का अल्टरनेट मेथड है। जो बेसिक मेथड था वो क्या था, जो बेसिक मेथड था वो आपका बायो सीवर्ट लॉ था। जो आपका बेसिक मेथड था वो क्या था, अगर हम बेसिक मेथड की बात करें तो मैंने आपको बायो सीवर्ट लॉ भी बता दिया है। तो बेसिक मेथड क्या था, बेसिक मेथड आपका था बायो सीवर्ट्स लॉ। बायो सीवर्ट्स लॉ जो था वो आपका बेसिक मेथड था। तो अल्टरनेट मेथड है, यानी इससे आप आसानी से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर हम क्या लेते हैं, तो यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ में हम एक प्रकार का सर्कुलर क्या लेते हैं, लूप लेते हैं। जैसे एम्पियर लूप यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक प्रकार का एम्पियर सर्किटल लूप है और यहाँ पर जो मैंने डॉट डॉट लिखा है ये आपका क्या है, सर्कुलर का क्या है, ये इसी का नाम है डीएल। ये क्या है, डीएल है। तो मान लेते हैं एक डीएल प्रकार का ये है। अब यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हम क्या ले लेते हैं, एक तरफ इनसाइड भी ले लेते हैं, आउटसाइड भी ले लेते हैं। यानी हमने एक जगह इनसाइड ले लिया और एक तरफ आउटसाइड ले लिया। तो देखिए, तो यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक प्रकार की एम्पियर लूप को कंसीडर करते हैं। यानी क्या लेते हैं हम, एम्पियर्स लूप लेते हैं। और एक प्रकार का जो सर्कल है, सर्कल यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो सर्कल को ही हम लेंथ मान लेते हैं, यानी लंबाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वहीं जैसे हमने मान लेते हैं कि हमने करंट जो अंदर है I1 है उसको क्या लिया, पॉजिटिव, यानी जो अंदर का करंट है, मान लेते हैं ये जो अंदर का करंट है इसको नाम दे देते हैं I1, ये इसका नाम देता है I2। तो हमने I1 को माना पॉजिटिव, यानी हमने कंसीडर किया है, माना है। वहीं I2 को मान लिया निगेटिव। तो देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, हमसे कहता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। यानी करंट हमको कहाँ का लेना है, तो इनसाइड का करंट लेना है। यानी एम्पियर सर्किटल लॉ कराता है, बताता है कि हमको अगर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले हम एम्पियर लूप बनाएंगे, फिर उसका फिर एक फार्मूला डिराइव होता है कि उन्होंने हमको बताया कि अगर हमको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को निकालना है तो सबसे पहले हम एम्पियर लूप को कंसीडर करेंगे। और उन्होंने एक फार्मूला दिया कि क्लोज इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, B डॉट DL करेंगे और म्यू नॉट I इनसाइड, और करंट कौन सा लेंगे, अंदर का करंट I इनसाइड द करंट लेंगे। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं I इनसाइड। तो यही है एम्पियर लूप, एम्पियर सर्किटल लॉ या एम्पियर लॉ भी आप इसको बोल सकते हैं। ये क्या है, जैसे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये देखिए I, अब यहाँ पर लिख देते हैं इनसाइड। यही क्या है, यही है एम्पियर सर्किटल लॉ। ये इस लॉ से आपने क्या सीखा, हमको B डॉट DL का क्या करना है, सबसे पहले क्लोज इंटीग्रेशन करना है या लाइन इंटीग्रेशन करना है कह सकते हैं आप।
और म्यू नॉट एक प्रकार का कांस्टेंट वैल्यू हो गई। और करंट कौन सा लेना है, तो करंट का वो डायरेक्शन लेना है जो इनसाइड करंट हो। जैसे यहाँ पर हमने I1 I2 को क्या माना, इनसाइड और आउटसाइड करंट है, तो इन्हीं को हमको लेना है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर आई इनसाइड पूछूं, मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं आई इनसाइड की वैल्यू क्या आ गई, एक पॉजिटिव एक निगेटिव था, तो आ गया I1 माइनस I2। तो यही है एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। आई इनसाइड कहाँ होगा, मतलब करंट हमको इनसाइड का करंट लेना है। और ये क्या प्रकार की है, लाइन इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल है। अब देखिए इस लॉ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बता दिया, ये जो फार्मूला है बी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, इस फार्मूले को आप अपने दिमाग पर बैठा लीजिए। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी हमको अगर एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करना है तो हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस को अगर हमको निकालना है तो हम सबसे पहले सर्कल को एज ए कंसिडर करते हैं लेंथ, और अगर हमको निकालना है तो हम फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, जहाँ पर आई क्या हो, इनसाइड द करंट। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इस लॉ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ का यूजफुल हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये लॉ यूजफुल कहाँ कहाँ है, यानी ये लॉ कब यूजफुल होता है। तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लॉ यूजफुल होता है हायर सिमेट्री के लिए। हायर सिमेट्री बताने के लिए जिस लॉ का इस्तेमाल हम सबसे पहले करते हैं, यानी दिस लॉ इज यूजफुल फॉर हायर सिमेट्री। हायर सिमेट्री वाले जो चीज होंगे तो वहां पर आप किस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, तो एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करेंगे। यानी इस लॉ का इस्तेमाल कर कर सिमेट्री वाले, हायर सिमेट्री वाले को सॉल्व कर सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के इस्तेमाल कर कर। वहीं अगर आपका बी टेंडेंशियल टू लेंथ हो या नॉन जीरो हो तो क्या होगा, तो देखिए जैसे आप यहाँ पर देखिए बी डॉट डी एल है, तो बी डी एल अगर डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे क्या आता है, बी डी ए कॉस थीटा आता है। वहीं अगर ये टेंडेंशियल हो, क्या हो, टेंडेंशियल हो, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अगर बी जो है टेंजेंशियल हो, यानी टेंजेंट के अलॉन्ग पाया जाता हो, बी इज टेंजेंशियल, मान लीजिए टेंजेंट एक प्रकार का बना देते हैं आपको, तो क्या है, हमने मान लिया कि जो बी है वो क्या है, टेंजेंशियल टू लेंथ है, लेंथ के टेंजेंशियल है। यानी जो बी है वो टेंजेंशियल टू लेंथ है, बी इज टेंजेंशियल टू लेंथ, या इसको हम बोल सकते हैं नॉन जीरो है, टेंजेंशियल टू लेंथ या नॉन जीरो है और कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि अगर हमको बी डॉट डी एल, हमने अभी पढ़ा कि बी डॉट डी एल होता है, तो बी टेंडेंशियल टू लेंथ है, उसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम यहाँ पर बी डॉट डी एल करेंगे तो टेंजेंशियल में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री हो जाएगा। टेंजेंट के अलॉन्ग पाया जाएगा तो एंगल इनके बीच में क्या होगा, 0 डिग्री, क्या होगा, 0 डिग्री। तो वहाँ पर कॉस थीटा की जगह 0 हो जाएगा। यानी बी डॉट डी एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा बी डी एल कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, बी इंटू एल, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो अगर बी टेंजेंशियल टू लेंथ हो तो क्या होगा, वहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आप मैथमेटिक्स में तो पढ़े ही होंगे कि अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, बी जैसे ए बी, जैसे ए और बी है तो हम अगर हमको निकालना है तो फार्मूला होता है, ए डॉट बी है तो इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे ए डॉट बी है तो इसका फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 के मैथ के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। वहीं अगर बी नॉर्मल टू लेंथ है, यानी अगर हम बोलना चाहें कि बी परपेंडिकुलर टू लेंथ है, यानी लेंथ के क्या है, बी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब क्या होगा, तो वहां पर कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 0। यानी अगर हम तीसरे पॉइंट की इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि अगर बी क्या है, बी इज नॉर्मल टू द लेंथ, यानी परपेंडिकुलर टू द लेंथ हो तो क्या होगा, अगर बी परपेंडिकुलर टू द लेंथ है तो उसका मतलब कि अगर हम बी डॉट डी एल करें क्लोज इंटीग्रेशन में
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। कैसे? क्योंकि अगर हम इसको तोड़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट आएंगे तो हो जाएगा बी डी ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। नॉर्मल या टेंजेंशियल, देखिए नॉर्मल का मतलब क्या होता है, टेंजेंशियल अलग होता है, नॉर्मल अलग होता है। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाना यानी परपेंडिकुलर। वही टेंजेंशियल, टेंजेंट के अलॉन्ग लाई करना यानी 0 डिग्री का एंगल बनाना। तो ये है नॉर्मल और परपेंडिकुलर का वैल्यू। तो देखिए अगर नॉर्मल कहे तो वहां पर 0 वैल्यू होगी, क्या हो जाएगी 0 वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री आ जाएगा। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए, तब क्या होगा? तब ये लॉ यूजफुल कर सकते हैं, तो वहां पर तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी। अगर बी भी 0 हो गया तो क्या होगा 0 हो जाएगी। यानी अगर वी वैनिश कर गया, अगर आपका वी क्या हो गया वैनिश हो गया, तो क्या होगा वी अगर वैनिश होता है तो बी की वैल्यू तो हो जाएगी 0। तो अगर आप इसने इस फार्मूले का इस्तेमाल कर दिया तो यहाँ पर बी की जगह 0 रख देंगे तो वैल्यू पूरी क्या आ जाएगी, पूरी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। यानी बी डॉट डी एल की वैल्यू क्लोज इंटररोगेशन में 0 आ जाएगी। अब देखिए, अब जैसे हमने पूछा कि आपको इनसाइड द करंट लेना है, तो अब देखिए पांचवा पॉइंट आपको क्या लिखना है कि आपको जो करंट लेना है वो क्या लिखना है, आई इनसाइड लेना है, यानी अंदर के करंट को ही लेना है एम्पियर सर्किट लॉ के इस्तेमाल करने के लिए। तो ये है आपका यूजफुल, इस लॉ का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं तो मैंने आपको ये बता दिया है। अब इसी का इस्तेमाल कर कर, इस लॉ का इस्तेमाल कर कर हम क्या सीखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालना ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैंने इसका तो आपको फार्मूला भी बता दिया, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं बायो-सेवर्ट लॉ से। अब उसी फार्मूले का इस्तेमाल हम एम्पियर सर्किटल लॉ से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब उसकी बात करेंगे। तो अब आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का निकालना। कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। किसका इस्तेमाल कर कर, एम्पियर सर्किटल लॉ। अब बायो-सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल कर कर कैसे करेंगे। तो मान लीजिए एक प्रकार का क्या है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। क्या है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। इसका लेंथ मान लेते हैं डीएल है, ये आपका डीएल मान लेते हैं लेंथ है। तो आप इसको कैसे कंसिडर करेंगे, और करंट जा रहा है इस प्रकार से अंदर की तरफ। तो देखिए कैसे इस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर एम्पियर लूप बनाएंगे। तो यहाँ पर आपने एम्पियर लूप बनाया। अब देखिए जो सर्कल है, सर्कल या सर्कल को ही हम क्या ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं। तो सर्कल से देखिए ये लेंथ का डायरेक्शन है, जो करंट का डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन में लेंथ होता है। देखिए तो हमने क्या किया कि यहाँ पर भी वही वैल्यू होगी, यहाँ पर भी वही लेंथ की वैल्यू होगी, यहाँ पर भी वही वैल्यू होगी। मान लेते हैं पॉइंट पी है आपका। तो देखिए तो यहाँ पर छोटे छोटे लेंथ से ही तो आपका सर्कल बना होगा, जोड़ जोड़ के हमने क्या किया होगा, सर्कल का निर्माण किया होगा। और मान लेते हैं कि यहाँ पर बी का डायरेक्शन इस प्रकार है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अब देखिए अब यहाँ पर, और ये क्या है, ये जो छोटे छोटे हैं ये आपके डीएल हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल किया। सबसे पहले एम्पियर लूप बनाया, फिर यहाँ पर हमने लेंथ को कंसीडर किया, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कंसीडर किया। अब हमको बस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। तो अगर हम इसका टॉप व्यू देखना चाहें तो देखिए टॉप व्यू में कैसा दिखेगा। अगर हम इसका टॉप व्यू बनाएं तो टॉप व्यू में कुछ इस प्रकार से ये बनेगा। अगर हम इसका टॉप व्यू बनाएं तो कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा आपका। ये आपका बी हो गया, ये आपका बी हो गया डायरेक्शन, ये बी का डायरेक्शन हो गया, और ये बी का डायरेक्शन हो गया। ये लेंथ हो गया डीएल, ये भी डीएल हो गया, फिर ये भी डीएल हो गया, और ये भी डीएल लेंथ हो गया। और यहाँ पर करंट कहाँ पर है, तो अंदर की तरफ है, इनसाइड द करंट, अंदर की तरफ है। तो ये आपका अंदर की तरफ करंट है। तो अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ का। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, आई इनसाइड। अब देखिए अब यहाँ पर बी और एल, बी और एल के बीच में क्या है, 0 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये टेंजेंशियल है। देखिए यहाँ पर बी क्या है, टेंजेंशियल टू लेंथ है, टेंजेंशियल टू लेंथ है। तो टेंजेंशियल टू लेंथ के केस में क्या होता है, यहाँ पर कॉस 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉस 0।
तो यहाँ से आप यह सिद्ध कर सकते हैं कि b जो है वो टेंजेंशियल टू लेंथ है। तो अगर b टेंजेंशियल टू लेंथ हुआ तो यहाँ पर अगर हम फार्मूले का इस्तेमाल करें तो b डॉट dl की जगह, और b डॉट dl cos थीटा होता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, b डॉट dl cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड। और यहाँ पर आपने ये देख सकते हैं कि b जो है वो टेंजेंशियल टू लेंथ है, यानी यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि b इज टेंजेंशियल टू लेंथ। और टेंजेंशियल तो अगर लंबाई हुआ यानी लेंथ हुआ तो क्या होगा, तो यहाँ पर एंगल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। तो यहाँ पर कॉस थीटा की जगह रख दीजिए 0 डिग्री। तो यहाँ पर 0 डिग्री रखेंगे तो हो जाएगा b dl cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड। और cos 0 की वैल्यू हम जानते ही है कि 1 होती है, तो 1 होती है वैल्यू। और dl की जगह क्या हो जाएगा, dl की जगह अगर हम सर्कल का लेंथ देखें तो होता है 2πr, तो ये हो जाएगा b इंटू 2πr। अगर इंटीग्रेशन तोड़ेंगे तो ये आएगी वैल्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट बाई 2π। अगर नीचे लिखना चाहें 2π, ये 2π आ जाएगा और i बटे ये r को नीचे रख दीजिए। तो ये वैल्यू आपकी एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल कर यहाँ पर इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्ञात कर लिया। देख सकते हैं कितना आसान है ये कितना आसान है, बायो सीवर्ट लॉ से कितना आसान है एम्पियर सर्किटल लॉ को सॉल्व करना। तो ये है, देखिए हमने एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल कर इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का क्या फाइंड कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया। टॉपिक होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालना ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अब देखिए ये जो फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड निकालना ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का, इसमें जेई मेंस एंड एडवांस इसके ग्राफ और ये फार्मूला जो है ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप खास करके लर्न कर लीजिएगा। जैसे कि एक प्रकार का ये सर्कुलर करंट कैरिंग आपका लूप है, क्या है, सर्कुलर करंट कैरिंग आपका लूप है। इसके एक्सिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड क्या निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है आपका कहीं, ठीक है। अब देखिए, अब इसका मैं आपको डेरिवेशन तो नहीं बताऊंगा, बस फार्मूला आपको बताऊंगा। मान लेते हैं लेंथ dl ले लिए, कंसीडर कर लिया आपको, और यहाँ पर करंट बह रहा है I1, इसको भी ले लेते हैं dl। यानी ये जो लेंथ है ये कब आएगा, देखिए हम यहाँ से P से एक पॉइंट लाएंगे और यहाँ पर हमने dl का लेंथ डायरेक्ट ये है आपका dl, और उसी तरह से ये यहाँ से हमने एक लाइन लाया और ये है आपकी जो वैल्यू dl की। तो हमको कहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ऑन द एक्सिस के ऑन, यानी एक्सिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसका, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, इसके एक्सिस पर निकालना है। तो इसकी जो वैल्यू होती है उसको आपको नोट कर लेना है और लर्न कर लेना है, और इसका ग्राफ भी मैं अभी आपको बताऊंगा तो उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है b इज इक्वल टू, इसको आप नोट कर लीजिए, म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये वैल्यू होती है। वहीं अगर जो है r आपका मच ग्रेटर देन x हुआ तो क्या होता है, तो वहां पर x की वैल्यू हो जाती है अप्रोचेस टू 0 हो जाता है। तो इस केस में इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, तो देखिए अब यही इसका फार्मूला होता है। तो अभी इसको भी मैं आपको बताऊंगा, उसके आगे का जो फार्मूला था तो अभी बता रहा हूँ। देखिए तो ये है आपका फार्मूला, इस फार्मूले को आप लर्न कर लीजिए। अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप पूछता है तो क्या होगा, म्यू नॉट आई r स्क्वायर बटे 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसका ग्राफ भी देख लीजिए। सबसे पहले आप, ये आपका ग्राफ है, ये मान लेते हैं x एक्सिस है। तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। ये मान लेते हैं b है, ये मान लिया -x है, यानी नीचे के डायरेक्शन में माइनस को कंसीडर करते हैं तो -x हो जाएगा, और ऊपर की डायरेक्शन में हम +x को कंसीडर करते हैं तो +x हो जाएगा। तो देखिए ये -x कंसीडर किया इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हमने क्या कंसीडर किया, x। तो इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार का कुछ ग्राफ होगा इसका।
कुछ इस प्रकार का इसका ग्राफ होता है। तो इस ग्राफ को आप बनाना सीख जाइए। ये ग्राफ बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है और ये बी वर्सेस एक्स का ग्राफ है, बी वर्सेस एक्स का ग्राफ है। वहीं अगर देखिए अब यहाँ पर कंडीशन इसमें डालते हैं, जो फार्मूला हमने निकाला बी इज इक्वल टू आई एम म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पर कंडीशन को इम्पोज करते हैं, यानी कंडीशन को कुछ ना कुछ डालते हैं। तो अगर हमने मिनिमम एक्स की वैल्यू लिया, यानी एक्स की वैल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी लिया, तो वहाँ पर क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, यानी मैक्सिमम हो जाता है। तो वहाँ पर बी की वैल्यू क्या होती है, तो बी की वैल्यू भी हो जाएगी 0। तो देखिए अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो देखिए फार्मूला क्या बनेगा, तो फार्मूला बनेगा आपका b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बटे 2r। अब कैसे आया अभी देखिए बताते हैं। तो देखिए हमने x की जगह 0 रख दिया। अगर इस फार्मूले में x की जगह 0 रखे हैं, इस फार्मूले को अगर आप तोड़ना चाहें तो लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। एक्स की जगह 0 रख देंगे तो एक्स की वैल्यू 0 की पावर कुछ भी होती है तो 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, 2 की पावर, यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। तो आर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई बटे 2r। और ये फार्मूला कहाँ का होता है, तो मैंने आपको बताया है कि बी एट सेंटर ऑफ लूप या कॉइल हो। अगर बी कहाँ हो, अगर एक्स की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब होता है, अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है कि जो b है वो कहाँ पर है। इस फार्मूले का इस्तेमाल कर कर अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब हो गया कि b जो है वो सेंटर पे लाई कर रही है, सेंटर ऑफ लूप या कॉइल पर लाई कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। और कहीं कहीं किताबों में देखिए, कहीं कहीं किताबों में इसमें n से मल्टीप्लाई भी किया गया है, इस फार्मूले में n से मल्टीप्लाई किया गया है। तो n से क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है, तो n होता है नंबर इक्विवेलेंट कॉइल, यानी नंबर ऑफ, जैसे नंबर ऑफ लेंथ पर यूनिट लेंथ, जैसे उसकी वैल्यू होती है n, स्मॉल n, कॉइल के n टर्म की वैल्यू होती है। तो कहीं कहीं बुकों में क्या होता है, इसको n से मल्टीप्लाई भी कर दिया जाता है। यहाँ पर n आपका रिप्रेजेंट क्या करता है, n इक्विवेलेंट कॉइल या लूप, यानी यहाँ पर कभी कभी जैसे एक इक्विवेलेंट कॉइल की वैल्यू है, तो अगर आपके पास n इक्विवेलेंट कॉइल की वैल्यू आ गई तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से n से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 कॉइल आ गया तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक कॉइल के लिए फार्मूला है, अगर 2-3 कॉइल आ जाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही है n की वैल्यू। तो ये n रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है n इक्विवेलेंट कॉइल या लूप को। तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। इसका फार्मूला और जो ग्राफ है ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस फार्मूले को आप खास कर लर्न कर लीजिएगा और ग्राफ को भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, देखिए यहाँ पर आर होगा, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो तो एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती है। हाँ, तो देखिए इस फार्मूले को आप लर्न कर लीजिएगा और ग्राफ को प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।